जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटर 14 दिसंबर एग्जाम में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि अपना स्कोरिंग कोई भी अपना स्कोरिंग एरिया ना छोड़े। इसमें हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम हिंदी पॉडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सभी प्रश्न सीटेट जुलाई 2024 से सीटेट 2011 के बीच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इन्होंने हमने पढ़ के और अध्ययन करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ये वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदी एक सीटेट पास करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पेपर फर्स्ट में 30 नंबर की आती है और पेपर सेकंड में भी 30 नंबर की आती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी आसानी के साथ सुगमतापूर्वक अच्छी हो सके, जिससे आपको सीटेट पास करने में आसानी हो सके। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे वहां पर टेलीग्राम में आपको बहुत सारी पीडीएफ है, जो क्लास होती है इनकी क्लास नोट्स और पीडीएफ क्वेश्चन की आपको वहां मिल जाएंगी, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। भाषा प्रयास द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, प्रयास द्वारा सीखी है, बिल्कुल सही है। भाषा एक प्रणाली है, नहीं प्रणाली नहीं है। हाँ, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, ये भी गलत है, विकल्प है। भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, बिल्कुल गलत है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प ए बिल्कुल 1 बिल्कुल सही है। भाषा प्रयास से सीखी जाती है। अगला नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह का, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु में निपुणता, बिल्कुल सही, ये भी सही है। विभिन्न लेखकों के कथन में, ये गलत विकल्प है। प्रस्तुतिकरण की शैली, यह भी बिल्कुल सही है। विकल्प एक, तीन, चार, ये किसमें है? एक, तीन, चार, विकल्प नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। दो रहे, एक, तीन, चार, एक, तीन, सी 3 नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन स्किल्स का क्वेश्चन है। भाषा अध्यापक के द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जाती है, बिल्कुल सही। अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक योजना तैयार की जाती है। निष्कर्ष देखते हैं, कारण इसका। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन पहला भी सही है, दूसरा भी सही, लेकिन इनमें कोई भी इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प ए सही परंतु आर गलत है, ये गलत है। ए आर और आर दोनों सही परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र पर के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों को संसाधनों की अनुकूलता, ये तो प्रासंगिक है। बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं और उन्हें आने वाली भाषाएं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का स्तर, ये भी बिल्कुल सही। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता का गहनता, ये गलत है और गलत ही सही इसमें नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? एक टीचर के लिए है, किस प्रकार से आप उनको समावेशी बनाएंगे, वो पढ़ने में सीखने में क्षमता है उन बच्चों को। उनका एक विशेष समूह बनाकर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन बच्चों को विशेष समूह क्यों बनाया जाएगा?
अगले नंबर पर देखते हैं, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। सामग्री समझ सहायता से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर पढ़ाना, बिल्कुल ये भी सही बात है। उन्हें कमजोर बच्चों को अच्छे बच्चों के साथ बैठा कर मिला के पढ़ाने पर उन्हें वे भी सीखने की अच्छी आदत पड़ जाएगी। अगले नंबर पे उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करना, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन है। उन्हें जिम्मेदारियों से बाहर नहीं करना, उन्हें जिम्मेदारियों में शामिल करना है। तो इसका अगर सही हो जाएगा बी सी डी। किस विकल्प में? बी सी डी, विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक अध्यापक विद्यार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह एक सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? तो विश्लेषण कर रही है, नेतृत्व विश्लेषण नहीं कर रही है, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण, ये भी नहीं कर रही है, प्रतिपुष्टि कर रही है, बिल्कुल सही प्रतिपुष्टि कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? कौन सा क्रम इनके लिए है? ए बी सी डी में कौन कौन सा पहले आएगा, कौन बाद से कौन सा है? नंबर 1 पे आएगा मंथन करना हो जाएगा, ठीक। नंबर 2 प्रारूपण हो जाएगा। नंबर 3 पे आ जाएगा दोहराना होगा, और आखिरी में संपादन करना हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, विकल्प नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा में जाना के बारे में क्या सही नहीं है? एक भाषा से दूसरी भाषा के बारे में जाना इनमें क्या सही नहीं है? ये मिलेगा, सही को नहीं, लेकिन क्या सही नहीं? भाषाओं के बीच अनुवाद को, ये तो सही है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, ये भी सही है। यह बहुभाषावाद में सम्मत करती है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, ये गलत है। उसने पूछा ही गलत है, गलत पूछा है, तो 8 का उत्तर 4 हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अगले नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न है? नहीं, निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न नहीं है। अगले देखिए, संकलात्मक प्रश्न है, संकलात्मक प्रश्न भी नहीं है। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न है, बिल्कुल सही है। रचनात्मक लेखन प्रश्न, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक पाठक अपनी पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। ये कौन सा मॉडल अपनाया गया है? बॉटम अप मॉडल, गलत है। टॉप डाउन मॉडल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अंतःक्रियात्मक मॉडल, ये भी गलत है। समग्र भाषा मॉडल, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित में कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। अध्यापक को जब काव्य शिक्षण कराना चाहिए तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके आधार पर निम्न विकल्प दिए हुए 4 विकल्प दिए, इनमें से आपको सही विकल्पों का चयन करना, कौन कौन से विकल्प सही हैं। शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वरों में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कठिन शब्दों के लिए एक शब्द का एक अर्थ बताना चाहिए, बिल्कुल गलत है। एक शब्द का अगर एक अर्थ बच्चों को समझ में तो 2-3 अर्थ बताने चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जा सके। अगले नंबर देखते हैं। शिक्षक के स्वर तथा मुख का भाव स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर स्वर और मुख का भाव स्पष्ट होगा तो बच्चे को सीखने में आसानी होगी। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विकल्प नंबर 4। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका हो जाए 1-3-4, 1-3-4 विकल्प नंबर ए में सही है। 11 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल वंश बिल्कुल सही आंसर है।
अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस नीति की अनुशंसा नहीं की गई है। पहली कक्षा में माध्यम में पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, ये बिल्कुल गलत है, इसकी अनुशंसा नहीं की गई है। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन कराना, ये बिल्कुल सही है, इसका अध्ययन किया गया है, इसकी अनुशंसा की गई है। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये भी किया गया है, बिल्कुल सही है। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, बिल्कुल सही। पहली कक्षा बुनियादी कक्षा होती है, इसमें अंग्रेजी का माध्यम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मातृभाषा का अध्ययन, इसलिए पहला विकल्प गलत है। इसमें गलत ही पूछा गया है, गलत है तो 12 का क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका है। शब्द पढ़वाना बेहतर तो नहीं हो सकता है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी बेहतर नहीं हो सकता। और विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, बिल्कुल सटीक है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना में बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने में आपको बेहतर तरीका है। और सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, ये नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारी कक्षाओं में बच्चे विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, सम्मान देना अनिवार्य है, ये विकल्प सही है। और विकल्प को आगे देखते हैं। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, नहीं भैया, सभी उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उन सभी भाषाओं के शब्द का होना अनिवार्य है, ये भी नहीं उचित है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी सही नहीं है। इसमें यही है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में समझ सम्मान देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपनी कॉपी के अक्षरों के बारे में ट्रेसिंग करते हैं, गलत। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। वे अध्यापक के पीछे पीछे सुसंगीत गाते हैं, ये भी गलत है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 4। बुनियादी चरण की अवस्था में बच्चे वे अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत अल्पना किसके तरीके हैं? अलापना किसके तरीके हैं? उच्चारण का अभ्यास करके, गलत, ये नहीं होगा। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय, ये भी नहीं होगा, गलत है। शब्दावली को समृद्ध करने के लिए, ये भी नहीं होगा। शब्द और वाक्य की संरचना को कंठस्थ करने के लिए, ये यही कंठस्थ नहीं करना चाहिए। नहीं, यही इसमें गलत पूछा हो गया है, तो गलत यही हो गया इसमें। शब्द और वाक्य की संरचना को कंठस्थ करने के लिए इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं का यही होगा, यही गलत है। बाकी 1 2 3 ये सही है, चौथा गलत है, गलत ही पूछा गया है इसमें। विकल्प नंबर 16 का 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपनी सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली करके जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? संरचनाओं का नियंत्रण अभ्यास करवाना, बिल्कुल गलत है। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही आंसर है। एक दूसरे की कॉपी का अदली बदली करके जांचने में विद्यार्थियों को सहपाठी के काम की जांच करने का कौशल विकसित होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भाषा शिक्षा में संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य क्या है? व्याकरण सिखाना। व्याकरण सिखाना संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य नहीं है। छात्रों की बातचीत करने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगले भी विकल्प देखें। निबंध लेखन सिखाना, ये भी गलत है। शब्दकोश का उपयोग सिखाना, ये भी गलत है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठ पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
हिंदी जब आप क्लास में पढ़ाएं तो बच्चों को कविता पाठन का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना, गलत। व्याकरण सिखाने की संरचना नहीं होनी चाहिए। कविता का भावनात्मक अनुभव कराना, बिल्कुल सही। कविता को भावनात्मक अनुभव कराना। और भी विकल्प देख लेते हैं। कविता को रट कर याद कराना, बिल्कुल गलत ही है ये तो। कविता का कठिन शब्द समझाना, सिर्फ कविता के कठिन शब्द नहीं समझाना, कविता के भावनात्मक अनुभव को भी सिखाना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल चाहिए। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? मनोरंजन होना चाहिए साहित्य के चयन में, गलत। मनोरंजन सिर्फ नहीं होना चाहिए। भाषा की कठिनाई होनी चाहिए, ये भी गलत है। भाषा की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, ये भी नहीं। चित्र और कथा का मेल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि चित्र और कथा का मेल होना चाहिए, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो सके। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रगति क्या है? भाषा विकास है, गलत। व्याकरण अधिगम है, गलत है। मातृभाषा अधिग्रहण है, बिल्कुल सही। द्विभाषा, ये भी गलत। बच्चों को भाषा सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया मातृभाषा अधिग्रहण से होती है। बच्चा जब जन्म से होता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, मातृभाषा ही सीखता है सबसे पहले। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है, नहीं, गलत है। रचनावाद पर आधारित, सही है। आगे और देख लेते हैं विकल्प। संरचनावाद पे, ये भी गलत है। मानवतावाद, ये भी गलत। भाषा अनुभव दृष्टिकोण और रचनावाद अधिगम के दृष्टिकोण पर आधारित है, बिल्कुल सही। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाषा अधिगम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है, और सिर्फ औपचारिक व्याकरण शिक्षा आवश्यकता नहीं होता है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण के स्वाभाविक रूप में से सीखते हैं, बिल्कुल सही। जब भी बच्चे जो अपनी भाषा को सामाजिक वातावरण, जिस समाज में रहते हैं उसके स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी भाषा शिक्षण के समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, गलत। केवल परीक्षा का वातावरण, गलत। बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा शिक्षण समृद्ध वातावरण में बच्चे को हिंदी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के समान अवसर मिले। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही। अगले नंबर 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की हिंदी पढ़ाने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास कराना चाहिए, नहीं, अधिक से अधिक उन्हें व्याकरण अभ्यास नहीं कराना चाहिए पढ़ने के लिए। उन्हें कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सही। बिल्कुल सही आंसर है। शब्दावली की सूची रटवाना चाहिए, गलत। केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़वाना चाहिए, गलत। उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिर। क्वेश्चन नंबर 25 का 2 बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि बच्चे कहानी पढ़ते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, इससे उनका पढ़ने में ज्यादा मन लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, ये भी सही है। लेकिन सबसे प्रभावी तरीका देखते हैं, हमें और भी विकल्प देखने पड़ेंगे। व्याकरणिक नियमों का अध्ययन कराना, ये भी सही है। उन्हें संदर्भों में नए शब्दों को प्रयोग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा सही है। केवल रटने पर जोर देना, रटने पर जोर देना, ये तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का 3 विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी शिक्षण में समाजिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? व्याकरण की संरचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, गलत है। हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, ये भी गलत है। भाषा चार कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करना, बिल्कुल सही। केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई कराना, ये तो गलत है। केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई करना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि का अर्थ है नियमों को पहले पढ़ाना, फिर उदाहरण देना, ये गलत है। बच्चों को उदाहरण से नियमों तक पहुंचाना,
बिल्कुल सही। बच्चों को आप पहले उदाहरण देंगे, फिर उनको नियम तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे। इससे बच्चों को सीखने में ज्यादा आसानी होती है। व्याकरण नियमों को रटाना ये बिल्कुल गलत है। रटना भी बिल्कुल गलत है। केवल वाक्य संरचना सिखाना ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई प्रश्नावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे? शब्दों की सूची रटवाना करेंगे, गलत है। कहानी सुनाना और वो उपयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, बिल्कुल सही। कहानी सुनाना और उनके उपयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, ये तो सही। आगे और विकल्प देख ले। शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, गलत है। बच्चों से शब्दों को लिखवाना, यही गलत है। सिर्फ शब्द लिखवाना नहीं, बच्चों को कहानी सुना और उनमें उपयुक्त नए शब्द जो आते हैं उन पे चर्चा करना, उनके अर्थ बताना, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? अनुवाद विधि, ये सबसे ज्यादा प्रभावी नहीं। व्याकरण आधारित विधि, ये भी उतनी प्रभावी नहीं। संवादात्मक विधि, बिल्कुल सही। लेखन पर ध्यान देना, ये भी उतना प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए संवादात्मक विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ये क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जय हिंद।